तो रिसेंटली यूएसए ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसने नॉर्थ अमेरिका के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स में से एक के फ्यूचर को लेकर काफी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है। यहाँ आप हेडलाइन देख पाएंगे, ट्रम्प रिफ्यूजेस टू रिन्यू यूएस कनाडा मैक्सिको ट्रेड पैक्ट ही वंस चैंपियनड। देखिए, चैंपियन वर्ड का मतलब होता है किसी आइडिया या किसी पॉलिसी को न सिर्फ सपोर्ट करना बल्कि उसके फेवर में एक्टिवली खड़े रहना, उसे प्रमोट करना और उसके लिए पब्लिकली आर्ग्यू कर लेना। और इंटरेस्टिंगली ये हेडलाइन काफी हद तक सही भी है, क्योंकि ये वही ट्रेड एग्रीमेंट है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म के दौरान नेगोशिएट करवाया था। उस वक्त ट्रंप ने बार बार कहा था कि नाफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के लिए एक बैड डील था और ये नया एग्रीमेंट उससे काफी बेहतर होगा। इसी वजह से यूएसएमसीओ को उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की एक मेजर ट्रेड अचीवमेंट के रूप में प्रेजेंट किया था। लेकिन अब वही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि यूएस इस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करेगा। खैर, 1 जुलाई 2026 को रिन्यूअल डेडलाइन थी जो एग्रीमेंट में पहले से लिखी हुई थी। मतलब इसी दिन तीनों कंट्रीज को फॉर्मली रिव्यू करना था कि क्या इस एग्रीमेंट को अगले 16 साल तक एक्सटेंड किया जाना चाहिए या नहीं। और रिव्यू के बाद यूएस ने अपना डिसीजन सुना दिया है कि यूएस एग्रीमेंट को रिन्यू करने के लिए एग्री नहीं करेगा। सो एज ऑफ नाउ इस एग्रीमेंट का फ्यूचर अब काफी हद तक अनसर्टेन हो चुका है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, बहुत से लोग हेडलाइंस देखकर ये एज्यूम कर रहे हैं कि शायद एग्रीमेंट खत्म होने वाला है, बट दैट्स नॉट ट्रू। ये एग्रीमेंट ना तो आज से खत्म हुआ है और ना ही कल से कनाडा, मैक्सिको और यूएस के बीच कोई ट्रेड रुकने वाला है। अभी के लिए एग्रीमेंट बिल्कुल वैसे ही इफेक्टिव रहेगा जैसे पहले था, ट्रेड कंटिन्यू रहेगा और एग्रीमेंट के एग्जिस्टिंग रूल्स भी वैसे ही लागू रहेंगे। बस डिफरेंस इतना है कि पहले इस एग्रीमेंट के लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑलमोस्ट गारंटेड माना जा रहा था, अब वो सर्टेनिटी खत्म हो गई है और इसी वजह से ये डेवलपमेंट इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है। सो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये एग्रीमेंट एक्चुअली है क्या, यूएस इसे रिन्यू क्यों नहीं करना चाहता और क्या यूएस लीगली इस एग्रीमेंट से अपनी मर्जी से विड्रॉ कर सकता है या उसे इफेक्टिवली खत्म कर सकता है। नाउ सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म के दौरान इस एग्रीमेंट को नेगोशिएट किया गया था, तब इसने नाफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिप्लेस किया था। नाफ्टा बेसिकली 1994 से कनाडा, यूएस और मेक्सिको के बीच ट्रेड का प्राइमरी फ्रेमवर्क था। यानी लगभग 3 डिकेड्स तक इन तीनों कंट्रीज के बीच होने वाले ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता रहा। लेकिन जब ये नया एग्रीमेंट नेगोशिएट हुआ था तो उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन भी ऐड किया गया था और इंटरेस्टिंगली आज जो पूरा डिस्प्यूट चल रहा है उसकी जड़ भी वही प्रोविजन है। एग्रीमेंट के अंदर एक मैंडेटरी रिव्यू क्लॉज इंक्लूड किया गया था। उस क्लॉज के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट लागू होने के 6 साल बाद तीनों कंट्रीज को फॉर्मली डिसाइड करना था कि क्या इस एग्रीमेंट को अगले 16 साल यानी 2042 तक एक्सटेंड किया जाए या नहीं। और उस रिव्यू की एग्जैक्ट डेडलाइन थी 1 जुलाई 2026। कनाडा ने पहले ही कह दिया था कि वो एग्रीमेंट को एक्सटेंड करना चाहता है। मैक्सिको ने भी अपनी तरफ से एक्सटेंशन को सपोर्ट कर दिया था, लेकिन जब यूएस की बारी आई तो उसने एक्सटेंशन के लिए मना कर दिया। अब पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये एग्रीमेंट करता क्या है और इसके नाम को लेकर भी जो कंफ्यूजन है उसे भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, कनाडा में इसे CUSMA यानी कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको एग्रीमेंट कहा जाता है। यूएस में इस एग्रीमेंट को USMCA यानी यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट बोला जाता है और मैक्सिको में इसे TMEC के नाम से जाना जाता है। अब नाम भले ही तीनों अलग अलग हैं, लेकिन एग्रीमेंट सिर्फ एक ही है, बस हर कंट्री की गवर्नमेंट और मीडिया उसे अपने हिसाब से रेफर करती है। ये बेसिकली कनाडा, यूएस और मैक्सिको के बीच एक ट्राइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो ऑफिशियली 1 जुलाई 2020 से लागू हुआ था और तब से लेकर आज तक नॉर्थ अमेरिका के ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी फ्रेमवर्क के अंडर ऑपरेट करता है। अब सवाल आता है, व्हाट एग्जैक्टली डज दिस एग्रीमेंट डू। अगर इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका ऑब्जेक्टिव वही था जो नॉर्मली किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA का होता है। मतलब कनाडा, यूएस और मैक्सिको के बीच ट्रेड को जितना पॉसिबल हो सके उतना इजी बनाना, ताकि कंपनीज को अननेसेसरी टैरिफ्स, एक्स्ट्रा पेपर वर्क और बार बार ट्रेड बैरियर्स फेस ना करना पड़े। इसके लिए एग्रीमेंट ने डिटेल्ड रूल्स डिफाइन किए थे, किन कंडीशंस के अंडर प्रोडक्ट्स टैरिफ फ्री मूव कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और लेबर स्टैंडर्ड्स को कैसे रेगुलेट किया जाएगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे एरियाज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। इन शॉर्ट, ये सिर्फ टैरिफ्स कम करने वाला एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि नॉर्थ अमेरिका के ट्रेड को रेगुलेट करने वाला एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क था। आज के टाइम में ये एग्रीमेंट हर साल लगभग $2 ट्रिलियन के ट्रेड को कवर करता है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कॉन्सिक्वेंशियल रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में से एक माना जाता है। नॉर्थ अमेरिका की ऑटोमोबाइल, मशीनरी और कई दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की सप्लाई चेन्स इसी फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूएस ने इस एग्रीमेंट को रिन्यू करने से मना क्यों किया। इस पर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया। उनका कहना है कि यूएस ने एग्रीमेंट को इसकी करंट फॉर्म में रिन्यू करने से एग्री नहीं किया है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो अमेरिका का मानना है कि एग्रीमेंट जिस फॉर्म में आज एग्जिस्ट करता है वो उसके हिसाब से सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अब सवाल ये भी है कि ये किस सेंस में बात कर रहे हैं, किस सेंस में सेटिस्फैक्टरी नहीं है एग्रीमेंट। तो जब यूएस ऑफिशियल से इसके पीछे की वजह पूछी गई तो उनका कहना है कि इसका बड़ा रीजन है ट्रेड डेफिसिट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यूएस कनाडा और मैक्सिको से $100 का सामान खरीदता है, लेकिन उन दोनों ही कंट्रीज को सिर्फ $70 का सामान बेच
पाता है। तो जो बीच का $30 का गैप है उसे ही ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आर्ग्यूमेंट ये है कि करंट एग्रीमेंट इस गैप को रिड्यूस करने में सक्सेसफुल नहीं रहा है। लेकिन यही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है, क्या किसी कंट्री के ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट सही टूल है? देखिए, काफी इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ट्रेड डेफिसिट को खत्म करना नहीं होता। उनका काम होता है कंट्रीज के बीच ट्रेड के रूल्स डिफाइन करना, टैरिफ्स को रेगुलेट करना और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को रिलेटिवली इजियर बनाना। दूसरी तरफ ट्रेड डेफिसिट ये सिर्फ टैरिफ्स या ट्रेड एग्रीमेंट से डिसाइड नहीं होता, उस पर सेविंग्स रेट्स, करेंसी वैल्यूएशन, काफी हद तक डोमेस्टिक डिमांड, इन्वेस्टमेंट फ्लोज और पूरी इकोनॉमी की स्ट्रक्चर, इनके जैसे कई माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से आपको कई इकोनॉमिस्ट मिलेंगे जो कहेंगे कि अगर ट्रेड एग्रीमेंट बदल भी दिया जाए तब भी जरूरी नहीं है कि ट्रेड डेफिसिट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। हाँ, कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी मानते हैं कि अगर किसी एग्रीमेंट की वजह से इंपोर्ट्स डिस्प्रोपोर्शनली बढ़ रहे हो तो एग्रीमेंट में चेंजेस करके डेफिसिट को कुछ हद तक इन्फ्लुएंस जरूर किया जा सकता है। यानी इस इशू पर इकोनॉमिक्स की दुनिया में आज भी एक मत नहीं है। खैर, जो भी हो, ऑफिशियली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी ट्रेड डेफिसिट को अपने डिसीजन की सबसे बड़ी वजह बताया है। वैसे अगर आप पिछले कई हफ्तों की डेवलपमेंट्स देखें तो ये डिसीजन कंप्लीटली आउट ऑफ द ब्लू भी नहीं था। जून के महीने में ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के सिग्नल्स देना स्टार्ट कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि वो श्योर नहीं है कि इस एग्रीमेंट को रिन्यू करना भी चाहिए या नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा था कि यूएस को कनाडा या मेक्सिको से ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जो अमेरिका के पास ऑलरेडी ना हो, जबकि कनाडा और मेक्सिको को अमेरिका की जरूरत ज्यादा है। हालांकि ये बात किस हद तक सही है ये अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन चाहे आप ट्रंप के इस स्टेटमेंट से एग्री करें या डिसएग्री, एक बात तो साफ है, ये स्टेटमेंट नेगोशिएशंस के पीछे ट्रंप की जो ओवरऑल थिंकिंग है उसको काफी हद तक रिफ्लेक्ट करती है। एनीवे, अगर हम बात करें इसके लीगल साइड की तो यहाँ चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखिए, एग्रीमेंट खुद कहता है कि अगर किसी भी कंट्री को इस एग्रीमेंट से बाहर निकलना है तो वो 6 महीने का रिटर्न नोटिस देकर विड्रॉ कर सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस क्लॉज में कहीं भी कांग्रेस यानी अमेरिका की पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट का कोई मेंशन नहीं है। इसी वजह से कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का ये आर्ग्यूमेंट है कि इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यूएस प्रेसिडेंट अपनी तरफ से ये नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन अमेरिका के डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। रीजन ये है कि यूएसएमसीए को जनवरी 2020 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट दोनों ने पास किया था और उसके बाद ये एक्ट ऑफ कांग्रेस के थ्रू यूएस लॉ का हिस्सा बना था और यहीं से पूरी लीगल डिबेट शुरू होती है। काफी लीगल एक्सपर्ट्स और कांग्रेस के कई मेंबर्स का मानना है कि जब इस एग्रीमेंट को कांग्रेस ने लेजिस्लेशन पास करके अप्रूव किया था तो फिर इसे खत्म करने की अथॉरिटी भी कांग्रेस के पास ही होना चाहिए। यानी उनके हिसाब से प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इस एग्रीमेंट को यूनिलेटरल विड्रॉल नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लीगल एक्सपर्ट एक अलग आर्ग्यूमेंट भी देते हैं। उनका कहना है कि जो ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 है वो प्रेसिडेंट को इंडिपेंडेंटली ट्रेड एग्रीमेंट से विड्रॉ करने की अथॉरिटी देता है। यानी एक साइड का मानना है कि कांग्रेस की परमिशन जरूरी है, लेकिन दूसरी साइड का कहना है कि एग्जिस्टिंग लॉ प्रेसिडेंट को पहले से ही ये पावर देता है। तो फिलहाल इस इशू को लेकर काफी लीगल कंफ्यूजन बना हुआ है और इसी वजह से ज्यादातर लीगल एनालिस्ट का मानना है कि अगर फ्यूचर में कभी यूएस में सच में यूएसएमसी से विड्रॉ करने की कोशिश करता है तो ऑलमोस्ट सर्टेनली इस डिसीजन को कोर्ट्स में चैलेंज किया जाएगा और हो सकता है कि आखिर में ये मैटर सीधा यूएस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए। यानी फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अमेरिका के लिए इस एग्रीमेंट से बाहर निकलना उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना पहली नजर में लगता है। खैर, जो भी हो, आई होप कि ये पूरी डेवलपमेंट आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपना ओपिनियन आप कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।